नमस्कार दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में आप लोगों को हिंदी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। 2 नंबर वाला आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर का हिंदी का सब्जेक्टिव आता है। 10 को क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन का उत्तर देना होता है। तो आज हम आपको जो वीडियो बताने वाले हैं ना, बस इसी वीडियो को देखकर इसमें जितना भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को कॉपी पर लिखकर अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसमें से कुछ क्वेश्चन तो आपको याद भी होगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन आपको याद करने की जरूरत पड़ेगा, है ना। बस इतना में ही आपका काम हो जाएगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं ना, ये पूरे चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे वो वर्णिका हो, चाहे वो पद खंड हो, हिंदी का गद खंड हो, सबका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। इसके बाद बच्चे का आपका 5 नंबर वाला एक ही वीडियो में आपको बता दूंगा, बहुत अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा, तो आपका 15 नंबर सब्जेक्टिव भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान से देखिएगा, पहला नंबर क्वेश्चन हिंदी वर्णिका से ही पूछा गया। कोई भी क्वेश्चन का आंसर लंबा लंबा नहीं है, 3 से 4 लाइन है, आप बहुत अच्छे से याद कर लोगे। पहला नंबर क्वेश्चन है, सीता को किस दिन लगा कि लापसी बिल्कुल फीकी है, लापसी खाते समय उसे कैसा महसूस हो रहा था। तो आंसर लिखिएगा, नाहर सिंह जी वाले दिन सीता को लगा कि लापसी बिल्कुल फीकी है। यहां से लेकर यहां तक का आपका आंसर हो गया, यानी कि नाहर सिंह जी वाले दिन में लगा सीता को कि लापसी जो है वो बिल्कुल फीकी है। सीता को होली के दिन कैलाश की पत्नी राधा के द्वारा लापसी के बदले दाल का हलवा खाने को मिला था। उस दिन सुनती हुई दाल देखकर मतलब भूनती हुई दाल देखकर लगा कि वह भी सुन रही है। दोस्तों आपको इसका आंसर इतना ही लिखना, बहुत आसान है, आप आसानी से याद कर लोगे। देखो एक बार पढ़ लो, हम जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं वैसे पढ़ लो, और उसके बाद एक बार कॉपी में लिख लेना, ये याद हो जाएगा। और ये क्वेश्चन तो हर हालत में आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है आप लोगों से। क्वेश्चन है, सीता अपने ही घर में क्यों घुटन महसूस करती है। तो हम आंसर लिखेंगे, सीता विधवा होने के बाद बेटे और बहुओं से अपेक्षित हो गई है। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आप बहुत सारे लिख सकते हो, अपने मन से भी क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो, है ना, क्योंकि किताब में हम लोग पढ़े हैं बहुत अच्छे तरीके से। हम तो इसका आंसर अगर हमसे पूछोगे ना, तो मैं 3 पेज में इसका आंसर लिख दूंगा, बहुत ही अच्छे तरीके से बना के। लेकिन आपको मेन 3 से 4 पॉइंट लिख देना है, 3 से 4 आप वाक्यों में लिख दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल क्या लिखिएगा, सीता विधवा होने के बाद भी बेटे और बहुओं से अपेक्षित हो गई है। बात बात पर उसे मात्र 2 रोटियां के लिए ताने सुनने पड़ते हैं। इससे वह सर्वदा अपमानित महसूस करती है। उसे लगता है कि धरती आकाश सिमटकर बहुत छोटा हो गया है, इसलिए सीता अपने ही घर में घुटन महसूस करती है। क्योंकि सीता घर में बेटी पोते पोती बहू सब कोई है, लेकिन किसी में तालमेल नहीं है, और इसको 2 वक्त की रोटी के लिए ना 4 को ताना सुनना पड़ता है। इसी कारण इसको लगता है कि हम अपने ही घर में घुटन महसूस करते हैं, कि मेरा खुद का घर होकर भी मेरे को 2 वक्त की रोटी के लिए ताना सहना पड़ रहा है। तो बहुत अच्छे तरीके से ये लिख दीजिएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, तीसरा नंबर, ये क्वेश्चन है, सीता की स्थिति बच्चों के लिए किस खेल से मिलती जुलती है। तो बच्चों का खेल माई माई रोटी दे, भिखारिन आती है और कहती है माई माई रोटी दे। अंदर से उत्तर मिलता है, यह घर छोड़ दूसरों घर जा, मतलब कि माई माई रोटी दे। तो उधर से उत्तर मिलता है कि नहीं, इस घर को छोड़ अब दूसरे घर में जा, रोटी मांग ले। तो सीता भी अपने को उस भिखारिन जैसी मानती है। इसे भी महीना पूरे होते ही वही आदेश सुनना पड़ता है। मतलब कि सीता के बेटों के द्वारा सीता को 1 महीने में 50 रुपए देने का निर्णय लिया गया था, कि हर महीने हर बेटे 50-50 रुपए देंगे। तो जैसे कोई भिखारी आता है, भीख मांगता है कि मुझे खाने के लिए चावल दो, दाल दो, फिर कोई देता है तो कोई कहता है कि चल जा दूसरे दरवाजे। ठीक वही हाल सीता के साथ भी हुआ है। तो यही आपका उत्तर हो गया, इसे बनाकर आप लिख सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। अब हम आपको अगला क्वेश्चन बता देते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 4 नंबर, चौथा नंबर क्वेश्चन। ये भी हर हालत में आपको क्वेश्चन याद होना चाहिए, हर हालत में, है ना। क्वेश्चन है, धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है। तो लिखिएगा, भारत प्राचीन काल से ही धार्मिक विकास का केंद्र रहा है। यह धर्म के वास्तविक उद्भव, उसके प्राकृतिक विकास तथा उसके अपरिहार्य क्षीयमाण रूप का प्रत्यक्ष परिचय मिलता है। भारत वैदिक धर्म की भूमि है, बौद्ध धर्म की जन्मभूमि है, पारसियों के जरथुस्त्र धर्म की यह शरण स्थली है। आज भी यहाँ नित्य नए मतांतर प्रकट एवं विकसित होते जा रहे हैं। इस तरह से भारत धार्मिक क्षेत्र में विश्व को आलोकित करने वाला एक महत्वपूर्ण देश है। तो बहुत अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को याद कर लेना, हर हालत में ये क्वेश्चन पक्का पूछ देगा, है ना।
अब हम आपको अगला क्वेश्चन बता देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। बहादुर अपने घर से क्यों भागा था, इसका आंसर तो आपको बहुत अच्छे से पता है, ऑब्जेक्टिव में भी याद किए होंगे कि बहादुर अपनी मार के कारण घर छोड़कर भागा। तो इसी को बना के लिखिएगा कि जब बहादुर भैंसी को मारा तो भैंस भागी भागी माँ के पास चली आई, तो माँ को लगा कि इस भैंस को बहादुर ने ही पक्का मारा होगा, इसलिए बहादुर की माँ गुस्से होकर बहादुर की पिटाई कर दी, और बहादुर गुस्से में माँ के रखे हंडियों में से 2 रुपये निकाला और 9 2 11 हो गया, यानी कि अपना घर छोड़ दिया। यही तो आपको आंसर में लिखना है। तो जो आपके मन में आता है इसके प्रति आंसर आप लिख सकते हो, क्योंकि एग्जामिनर कहता है ना कि आप अपने मन से ही लिखो, कोई भी चीज देकर रटकर मत लिखो, ठीक है। ये देखिए, एक बार बहादुर ने अपनी माँ की प्यारी भैंस को बहुत मारा। लो जी, जो मैं बोल रहा था वही सब यहां पर लिखा गया है ना। मां ने भैंस की मार का काल्पनिक अनुमान करके एक डंडे से उसकी दुगुनी पिटाई की। लड़के का मन मां से फट गया और वह चुपके से कुछ रुपये लिया और घर से भागे। अब कुछ रुपये लिया मतलब कितना रुपया, 2 रुपये, ये तो आपको पता है ना। तो भले यहाँ पे लिखा है कुछ रुपये लिया, लेकिन आप तो लिख सकते हो ना कि हुंडिया से 2 रुपया निकाला और भाग गया। ये सब लिखोगे, अगर एग्जामिनर देखेगा तो और आपसे प्रसन्न होगा, अच्छे आपको नंबर दे देगा, है ना। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 6 नंबर। ये क्वेश्चन है, किन कारणों से बहादुर ने एक दिन लेखक का घर छोड़ दिया। तो किन कारणों से लेखक के घर से एक दिन बहादुर भी चला गया। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि एक दिन ऐसा हुआ कि लेखक की पत्नी के रिश्तेदारों के द्वारा बहादुर के ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया गया 11 रुपया, जिसके कारण उसको डांट पड़ी, गालियां पड़ी, और लेखक के बड़े लड़के किशोर के द्वारा उसको पिटाई भी किया गया। तो इसलिए वो कहा जहां प्रतिष्ठा नहीं वहां क्या रहा ना, अचानक से ना उनका भी घर छोड़ दिया। तो यही सब तो बात आपको यहाँ पर लिखना है। देखिए, लेखक के घर में प्रारंभ में बहादुर को अच्छा से रखा गया। कुछ समय पश्चात पत्नी एवं पुत्र दोनों उसकी पिटाई बात बात पर कर देते थे। लेखक ने भी उसे तमाचा मारा, बार बार प्रताड़ित होने मार खाने एवं एक दिन अचानक उसके हाथ से सिल गिरकर टूट जाने के कारण वह डरकर भाग गया। तो ये भी लिख सकते हो, बहुत सारे इसके प्रश्नों का उत्तर हुआ है ना, तो आप लिख दीजिएगा। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है 7 नंबर। 7 नंबर आपका क्वेश्चन है, बहादुर पर ही चोरी का आरोप क्यों लगाया जाता है और उस पर इस आरोप का क्या असर पड़ता है। मतलब बहादुर के ऊपर ही चोरी का आरोप क्यों लगाया जाता है। तो क्योंकि पता है कि बहादुर एक नौकर है और चोरी का काम एक नौकर ही कर सकता है। मेन कारण यही है, बहादुर पर ही चोरी का आरोप क्यों लगाया गया, क्योंकि बहादुर एक नौकर है और चोरी का काम नौकर चाकर ही करते हैं। ऐसा दोस्तों रिश्तेदारों की पत्नी के द्वारा बात सोचा गया था। तो यहाँ पर देखिए, रिश्तेदार ने सोचा कि नौकर पर आरोप लगाने से लोगों को लगेगा कि ऐसा हो सकता है। बहादुर इस आरोप से बहुत दुखी होता है, उसके अंतरात्मा पर गहरी चोट लगती है। उस दिन से वह उदास रहने लगता है। अब देखो, रिश्तेदार ने भी सोचा कि हम बहादुर के ऊपर चोरी के इल्जाम लगाते हैं क्योंकि वो नौकर है, सब लोग विश्वास कर लेंगे कि नौकर चोरी का काम करते ही है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास 8 नंबर है, बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है। बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है। अब सबको पछतावा इसलिए होता है क्योंकि उसके चले जाने पर उसकी सच्चाई पता चलती है। कब पता चलती है, जब उसके बेडरूम में जाया जाता है। तो बेडरूम में जाने पर लगा वहां पर उसका सारा सामान पड़ा हुआ है। मतलब कि जितना रुपए का वो चोरी नहीं, जितना रुपए का चोरी मतलब 11 रुपया चोरी का काम नहीं किया, चोरी तो किया ही नहीं था, मतलब 11 रुपये से कई गुना ज्यादा का सामान वो अपने छोड़ गया। तब सबको लगा कि यार अपने रूम में से एक भी वो सामान नहीं ले गया, इतने महंगे महंगे सामान अपना नहीं ले गया, इसका मतलब कि वो चोर नहीं था। अगर वो चोरी किया होता तो अपने कीमती सामान यहाँ पर रख कर थोड़ी जाता। इसी बात को लेकर पछतावा हुआ था। तो देख लो, बहादुर के सभी कार्य को कुशलता पूर्वक करता था, घर के सभी सदस्यों को आराम मिलता था, किसी भी कार्य हेतु हर सदस्य बहादुर को पुकारते थे। वह घर के कार्य से भी सभी को मुक्त रखता था, साथ रहते रहते सबसे हिलमिल गया था, डांट फटकार के बावजूद काम करते रहता था। यही सब कारणों से उसके चले जाने पर सबको पछतावा होता है ना। तो ये भी आप लोग लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है कि अरे अरे कहते हुए अरे अरे कहता हुआ भग्गू किसके पीछे भागा और क्यों। तो अरे अरे कहते हुए भग्गू संतू के पीछे भागा मछली को छीनने के लिए, क्योंकि ये आदेश पिताजी ने दिया था, है ना। बस इतना भी लिख दोगे तो आंसर हो जाएगा, है ना। अरे अरे कहते हुए भग्गू संतू के पीछे भागा क्योंकि संतू एक मछली को लेकर भाग रहा था।
भग्गू को डर था कि संतु मछली को कुएं में डाल देगा, जिसके चलते उसे डांट पड़ेगी। संतु से मछली लेने के लिए वह उसके पीछे भागा। ये तो बहुत आसान है, तुम लोग तो एकदम आराम से लिख दोगे, है ना। चलिए बिल्कुल लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है 10 नंबर। मछली के बारे में दीदी ने क्या जानकारी दी थी, बच्चों ने उसकी परख कैसे ली। तो मछली के बारे में दीदी ने जानकारी दी थी कि मरी हुई मछली में अपनी परछाई मरी हुई मछली में मछली की आंखों में अपनी परछाई नहीं दिखती है। बच्चों ने उसकी परख एक मृत मछली की आंखों में झांक कर की। मतलब कि दीदी ने मछली के बारे में क्या जानकारी दिया था, तो वो यही जानकारी दिया था कि अगर कोई मछली मर जाती है तो उसकी आंखों में हम परछाई नहीं देख सकते हैं। तो बच्चों ने उसकी बात अपनी दीदी की बातों को लेकर सच में मछलियों के साथ एक्सपेरिमेंट करने लगे। मतलब कि मरी हुई मछली की आंखों में इन्होंने परछाई भी देखी थी, है ना। तो यही तो आपको उत्तर देना है। चलिए 10 क्वेश्चन हो गया ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, घर में मछली कौन खाता था और वह कैसे बनाई जाती थी। घर में मछली केवल पिताजी खाते थे। मछली को उसके घर का नौकर काटता था। उसे काटने के लिए अलग पाटा मतलब कि बर्तन था। पहले मछली को पत्थर पर पटक कर मार दिया जाता था, फिर राख से मलने के बाद पाटा पर रखकर चाकू से काटा जाता था। मछली बनाने का कार्य नहान घर में होता था और मसाला पीसने का काम कौन करती थी, तो माँ करती थी। अगला क्वेश्चन आपका है, कृष्ण को चोर क्यों कहा गया, कवि का अभिप्राय स्पष्ट करें। मतलब कि भगवान कृष्ण को चोर क्यों कहा गया, तो केवल माखन ही नहीं चुराते थे बल्कि वो गोपियों का दिल भी चुराते थे, इसलिए उनको चोर कहा गया। बस यही तो आपको आंसर लिखना है ना। इतना आंसर लिख दो तुम्हारा नंबर मिल जाएगा। देख लो, कभी कृष्ण और राधा के प्रेम के मनमुग्ध हो गए। उनकी मनमोहक छवि को देखकर मन पूर्णतः उस युगल में रम जाता है। इसलिए इन्हें लगता है कि इस देश से मनोरूपी मणि को कृष्ण ने चुरा लिया है। तो यहाँ पर कुछ आंसर अलग लिखा है, लेकिन मैंने जो आपको बताया ना वो सबसे आसान है, बहुत ही आसानी से लिख दोगे, है ना। लिखिएगा, कवि के अनुसार कृष्ण को चोर इसलिए कहा गया क्योंकि बचपन में कृष्ण भगवान मक्खन चुराने का काम करते थे और बड़े होने पर भगवान श्री कृष्ण जी गोपियों का दिल चुराने का काम करते हैं, इसलिए उनको चोर कहा गया है। बस आप लोग यही लिख देना, है ना। नंबर तो पूरा फुल मिलेगा, किसी का भी एक नंबर नहीं कटेगा अगर ऐसे लिखोगे तो। अगला क्वेश्चन आपका है, कवि ने स्वयं को बेमन का क्यों कहा। कवि ने स्वयं को बेमन का क्यों कहा, तो लिखिएगा, कवि रस खान का मनमोहन की छवि में डूब गया है। उस नंद के चहेते ने रस खान के मन को माणी यानी कि चित्त हर लिया है, इसलिए कवि अब बिना मन का यानी बेमन हो गया है ना। क्योंकि रस खान जो थे ना वो भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे, सबसे बड़े भक्त थे। रस खान मुस्लिम है, पठान वंश के, लेकिन फिर भी वो भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़ा भक्त थे। 14 नंबर क्वेश्चन आपका है, कवि की दृष्टि में आज के देवता कौन है और वो कहाँ मिलेंगे। इस क्वेश्चन को हर हालत में आप लोगों को ना याद होना चाहिए, हर हालत में याद होना चाहिए कि कवि की दृष्टि में आज के देवता कौन है और वो कहाँ मिलेंगे। तो इसका बहुत सिंपल आंसर है कि कवि की दृष्टि से आज के देवता खेत खलियान में काम कर रहे हैं, मेहनत कश है, किसान मजदूर है। और आज के देवता का अगर आपको दर्शन करना है तो आपको गाँव में जाना पड़ेगा, क्योंकि गाँव में देवताओं का वास होता है। अब ये सब तो लिख सकते हो ना बहुत आसानी से। देखो, कवि ने भारतीय प्रजा को खून पसीना बहाकर देश हित का कार्य करती है, जिसके बल पर देश में सुख संपदा स्थापित होता है। किसान मजदूर को स्वयं आहूत होकर देश को सुखी बनाते हैं, उन्हें आज का देवता कहा गया। किसको कहा गया? किसान मजदूर को आज का देवता कहा गया, क्योंकि उन्हीं के चलते तो हमारा आज देश यहाँ पर है और इतनी बड़ी तरक्की कर रहा है। 2 वक्त की रोटी खाते हैं तो इन्हीं के चलते खाते हैं, है ना। इसलिए दोस्तों आज के देवता इन्हीं को कहा गया है। अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है 15 नंबर। ये 15 नंबर क्वेश्चन है कि कवि ने जनता को दूधमुही क्यों कहा है। कवि ने जनता को, देखिए आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि दूधमुही शब्द का प्रयोग किस लिए होता है, तो जनता के लिए होता है। अब यही क्वेश्चन सब्जेक्टिव में पूछा है कि दूधमुही शब्द का प्रयोग किस लिए किया गया। ये हर हालत में क्वेश्चन आएगा, या तो प्रथम पाली में या तो द्वितीय पाली में, एकदम आप लोग रट जाइएगा, है ना। तो देखिए, सिंहासन पर आरूढ़ रहने वाले राजनेताओं की दृष्टि में जनता फूल या दूधमुही बच्ची की तरह है। रोती हुई दूधमुही बच्चे को शांत रखने के लिए उसके सामने खिलौने दे दिए जाते हैं। उसी प्रकार रोती हुई जनता को खुश करने के लिए कुछ प्रलोभन दिए जाते हैं। मतलब ना समझो कि दूधमुही शब्द जनता के लिए किया गया है और ये एक ना मतलब ना
खिले फूल की तरह ये मतलब लोग हैं। जैसे कि अगर कोई बच्चा रोता है तो कोई उनकी माँ जो है उनको दूध पिला देती है या फिर कोई खिलौना दे देती है ताकि वो बच्चा शांत हो जाता है। वैसे ही दोस्तों आज के जो राजनेता है, आज के जो नेता है, हम जैसे जनता को मतलब चुप रहने के लिए यही कुछ लालच दे देती है। जैसे कि अभी के इलेक्शन में क्या हुआ था, कांग्रेस पार्टी ने 8,500 की 6,500 रुपये का लालच दिया था। तो यही मतलब ना लालच आजकल के राजनेता देते हैं जनता को। इसलिए दोस्तों यहाँ पर जो दुधमुही शब्द है वो जनता के लिए किया गया है, आपको याद रखना है ना। अगला क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 16 नंबर है। 16 नंबर क्वेश्चन है, कभी जनता के स्वप्न का किस तरह चित्र खींचता है ना। कभी जनता का स्वप्न किस तरह का चित्र खींचता है, तो लिखिएगा, कभी जनता का सदियों से युगों से राजा के अधीनस्थ रही है, लेकिन कभी ने कहा है कि चिरकाल से अंधकार में रह रही जनता राजतंत्र को उखाड़ फेंकने के स्वप्न देख रही है ना, दिख रही है। राजतंत्र समाप्त होगा और जनतंत्र कायम होगा, राजा नहीं बल्कि प्रजा राज करेगी, है ना। तो ये आपको याद है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 16 नंबर, है ना। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन है कि देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में, पंक्ति के माध्यम से कभी किस देवता की बात करते हैं और क्यों। तो आंसर लिखिएगा, प्रश्न उत्तर पंक्ति के माध्यम से कभी जनता रूपी देवता की बात करते हैं, क्योंकि कभी की दृष्टि में कर्म करता हुआ परिश्रमी व्यक्ति ही देवता स्वरूप है। सदियों मठों में तो केवल मूर्तियां रहती है, वास्तविक देवता वे ही हैं जो अपने कर्म तथा परिश्रम से समाज को सुख समृद्धि उपलब्ध कराते हैं, वो सच में देवता होते हैं, है ना। मेहनत का हस। अगला क्वेश्चन आपका है 18 नंबर, खालिस बेचैनी किसकी है, बेचैनी का क्या अभिप्राय है। तो आंसर आप लोग लिखिएगा, खालिस बेचैनी खरगोश की है। क सीखकर ख सीखने के कर्म पथ पर अग्रसर होता हुआ साधक की जिज्ञासा बढ़ती है और वह आगे बढ़ने को बेचैन हो जाता है। बेचैनी का अभिप्राय है कि आगे बढ़ने की लालसा, जिज्ञासा एवं कर्म में उत्साह, यही हो गया। ये दोस्तों आपका अक्षर ज्ञान पाठ का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। इससे कभी कभी ये क्वेश्चन आता है, अभी ये क्वेश्चन हर बार आता है, इसको बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को याद कर लेना है, बहुत ही अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को आपको रट जाना है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिए। बेटे के आंसू कब आते हैं और क्यों, तो लिखिएगा, सीखने के क्रम में बराबर प्रयास करने पर भी जब बालक विफल हो जाता है तब पहली विफलता पर आंसू आ जाते हैं, क्योंकि कठिनतम प्रयास के बाद विफल होना कष्टाई स्थिति उत्पन्न करता है ना। तो ये आप लोग लिख दीजिएगा, बस इसका आंसर छोटा सा है, आप याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है कि कभी अगले जीवन में क्या क्या बनने की संभावनाएं व्यक्त करता है। ये क्वेश्चन हर हालत में आपको याद होना चाहिए, अगर 2025 में ये क्वेश्चन लिखना है हर हालत में याद करना चाहिए आपको, है ना। इसमें आपको जितना भी हम क्वेश्चन बताए ना, सभी क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे तरीके से एकदम याद कर लेना है ना। तो देख लीजिए, कभी अपनी मातृभूमि प्रेम में विभल होकर चिड़िया, कौवा, हंस, उल्लू, सारस बनकर पूर्व बंगाल की धरती पर अवतारित होने की लालसा व्यक्त करता है, आप लिखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 21 नंबर, 22-23 को क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन है, कभी किस तरह के बंगाल में एक दिन लौट कर आने की बात करता है। तो उत्तर लिखिएगा, बंगाल के घास मैदान, कपास के पेड़, वनों में पक्षियों की चहचहावट एवं सारस की शोभा अनुपम छवि निर्मित करते हैं। बंगाल की इस अनुपम सुशोभित एवं रमणीय धरती पर कभी पुनर्जन्म लेने की बात करते हैं। तो ये आप लोग लिख दीजिए, इन दोनों में से कौन एक क्वेश्चन याद हो जाएगा ना, तो आराम से आप लोग लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन आपका है कि कभी रेनर मारिया रिल्के ने अपने को जलपात्र और मदिरा क्यों कहा है। कभी रेनर मारिया रिल्के, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जलपात्र और मदिरा अपने को किसने कहा है, तो रेनर मारिया रिल्के ने कहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका है कि कभी रेनर मारिया रिल्के ने अपने को जलपात्र और मदिरा क्यों कहा है। तो उत्तर लिखिएगा, कभी अपने को भगवान का भक्त मानता है। भक्त की महत्ता को स्पष्ट करते हुए कवि ने भक्त को जलपात्र और मदिरा कहा है, क्योंकि जलपात्र में संहरित होकर भगवान अपनी अस्मिता प्राप्त करते हैं, है ना। तो ये आपका हो गया 22 नंबर क्वेश्चन, है ना। अब एक दोस्तों आपका लास्ट क्वेश्चन आपका है 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, ये आपका क्वेश्चन है
कि शानदार लबादा किसका गिर जाएगा और क्यों। ये क्वेश्चन 100% आने वाला है, इसको याद कर लीजिएगा। शानदार लबादा किसका गिर जाएगा और क्यों, तो उत्तर लिखिएगा कवि के अनुसार भगवान महिमा भक्त की आस्था में निहित होता है। भक्त भगवान का दृष्टाधार होता है, लेकिन जब भक्त रूपी आधार नहीं होगा तो स्वाभाविक है कि भगवान की पहचान भी मिट जाएगी। भगवान का लबादा अथवा चोगा गिर जाएगा। मतलब कि भगवान भक्त के बिना अधूरे हैं और भक्त भगवान के बिना अधूरे हैं। तो दोस्तों यही आपको आंसर लिखना है। तो बहुत अच्छे तरीके से ये 23 क्वेश्चन का एकदम बेहतरीन ढंग से आप लोग तैयारी कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आप लोग, है ना, ताकि मैं आप सबको ना जो तैयारी नहीं हुआ है आप लोगों का या फिर जो इंपॉर्टेंट है सब्जेक्टिव हर सब्जेक्ट का मैं आपको बढ़िया से करा सकूं। ठीक है।